हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पॉलिटिकल योद्धा। दिस इज अंकिता हेयर। जो हमने लास्ट क्लास की थी उसके अंदर पॉलिटिकल थॉट के 50 क्वेश्चन कवर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम इस क्लास में कवर करेंगे। आई होप आपको जो लास्ट जो क्लास थी उसके क्वेश्चन समझ आए होंगे और आपको हेल्प मिलेगी अपने पेपर में। ठीक है, तो हम जो नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं तो वो हम नेक्स्ट अभी कवर करते हैं 51 से। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड ए एंड अदर इज आर। ये फिर से असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, हमें बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है, फॉल्स है, ये रीजन है कि नहीं। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट दी हुई है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट रॉल्स थियरी हैज स्ट्रॉन्ग प्रोसीजरल फीचर, इट कैन ऑल्सो बी सीन एज अ मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल जस्टिस। ठीक है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि रोल्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो प्रोसीजरल फीचर बहुत ज्यादा है उसकी। ठीक है, उसकी थियरी के अंदर, फिर भी वो एक मेजर कंट्रीब्यूशन है सोशल जस्टिस के अंदर। ठीक है, उसके बाद है, इट इज कैटेगरल दैट देर इज अ नीड फॉर रैशनल जस्टिफिकेशन ऑफ ऑल डिपार्चर फ्रॉम द इक्वलिटी। ये भी बिल्कुल ठीक है कि जब हम इक्वलिटी से डिपार्चर करते हैं तो उसके लिए रैशनल जस्टिफिकेशन होना चाहिए, जो कि रॉल्स ने दिया है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के अंदर। तो दोनों स्टेटमेंट ठीक है, आपस में रिलेट कर रही है, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है कि ए और आर ट्रू है और आर इज एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद है, माओज मोस्ट ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन वाज इन एम्फेसाइजिंग द रिवोल्यूशनरी रोल ऑफ। जो माओ का सबसे इंपॉर्टेंट ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन है वो किसके रोल पे, किसके रिवोल्यूशनरी रोल पे एम्फेसाइज करते हैं कि रिवोल्यूशन के अंदर जो प्राइमरी क्लास है वो कौन होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का मतलब ये है। ये जो सारे क्वेश्चन यहाँ से 2017 से कवर करवा रही हूं मैं। ठीक है, इससे पहले जो मतलब कि जो 2018 के अंदर, 19 के अंदर, जो 20 के अंदर आ चुके हैं ना, वो मैं लास्ट वीडियो में कवर अप करवा चुकी हूँ। अब 2017, 16, 15 इनके कवर अप करवाऊंगी मैं। ठीक है, जो हमारे पॉलिटिकल थॉट के ऊपर है। तो सभी की जो ईयर है जिसमें आए हुए हैं मैंने मेंशन कर दिया है। तो माओ का जो ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन है, हम क्वेश्चन पे चलते हैं, वो किस पे है ये कहता है क्वेश्चन। ठीक है, पहला है प्रोलिटरेट क्लास, देन इंटेलिजेंसिया, उसके बाद है कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोलिटरेट एंड पीजेंट्री, देन डी ऑप्शन है पीजेंट्री। ठीक है, कि प्रोलिटरेट क्लास पे या फिर इंटेलिजेंसिया जो कि मिडिल क्लास ग्रुप था, उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोलिटरेट एंड पीजेंट्री, कॉम्बिनेशन था प्रोलिटरेट और पीजेंट्री का, या फिर पीजेंट्री था। तो सबको पता है उनकी पीजेंट्री क्लास थी। उन्होंने फार्मर, जो पीजेंट क्लास है, जो फार्मर क्लास है, उनके रिवोल्यूशनरी रोल पे ज्यादा एम्फेसाइज किया है। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट है, फिर से असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है। असर्शन दिया हुआ है कि लेनिन रिवोल्यूशनरी सीजर ऑफ पावर इज लाइक अ कूप एंड नेगेशन ऑफ मार्क्सिज्म। जो लेनिन की जो सीजर ऑफ पावर थी वो एक कूप की तरह थी। ठीक है, पावर को जब वो कैप्चर करते हैं वो एक कूप की तरह है। उसके बाद है, मार्क्स थॉट अ कम्युनिस्ट पार्टी वुड कैप्चर पावर पीसफुली। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि मार्क्स ने सोचा था कि कम्युनिस्ट पार्टी है वो पावर को कैप्चर करेगी पीसफुली। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 तो बिल्कुल ट्रू है, मार्क्स की जो रिवोल्यूशनरी सीजर ऑफ पावर वो एक कूप की तरह है। ठीक है, जो सेकंड स्टेटमेंट है, मार्क्स ने मतलब कम्युनिस्ट पार्टी की बात की जो पावर कैप्चर करेगी, ये गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, क्योंकि मार्क्स ने कम्युनिस्ट पार्टी की बात ही नहीं की है। ठीक है, और उन्होंने कभी नहीं कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी करेगी पावर को सीज। वो कहते हैं कि जो पावर है वो प्रोलिटरेट के पास जाएगी। ठीक है, उन्होंने पार्टी की बात नहीं की, कम्युनिस्ट पार्टी की बात नहीं की। कम्युनिस्ट पार्टी की बात लेनिन करते हैं। लेनिन कहते हैं कम्युनिस्ट पार्टी एज अ वैनगार्ड ऑफ प्रोलिटरेट, कि प्रोलिटरेट का वैनगार्ड की काम जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो करेगी। ये लेनिन का आइडिया है। ठीक है, तो ए ट्रू है और आर फॉल्स है। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है इसका। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। पावर नॉट राइट इज द फोकस पॉइंट ऑफ होप्स। वाई, कि जो होप्स हैं उनका फोकस पावर है, राइट नहीं है। तो इसकी क्या एक्सप्लेनेशन हो सकती है? पावर इज मोर इंपॉर्टेंट देन राइट विल इंटेल ड्यूटीज। उसके बाद है थर्ड ऑप्शन, देर इज एन इनहेरेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पावर एंड राइट। उसके बाद डी ऑप्शन बताता है डिफिकल्ट टू ऑब्टेन एग्रीमेंट अमंग इंडिविजुअल। ठीक है, तो पहला है कि पावर इंपॉर्टेंट है राइट से,
ये हिंदी में बता रही हूँ। देन राइट विल इंटेल ड्यूटी, की राइट से ड्यूटीज निकलती हैं, इसलिए वो ज्यादा पावर पे इन्फ्लुएंस करते हैं। उसके बाद देयर इज एन इनहेरेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पावर एंड राइट, कि पावर और राइट के बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होता है, वो ये कहते हैं। या फिर ये कहते हैं डिफिकल्ट टू ऑब्टेन एग्रीमेंट अमंग इंडिविजुअल। तो लास्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, वो कहते हैं इंडिविजुअल्स के बीच में एग्रीमेंट डिफिकल्ट है, ठीक है। तो वो पावर को ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं राइट्स के, राइट क्योंकि एक एग्रीमेंट होते हैं जो सोसाइटी हमें प्रोवाइड करती है, ठीक है। पावर उनके ऊपर जो इन्फ्लुएंस डाला जाता है वो पावर है, ठीक है, कि उन्हें अपनी बात कैसे मनवाई जाए। राइट तो एक गवर्नमेंट के खिलाफ में, एक उनके अगेंस्ट में हमें सिविल राइट्स मिल रहे हैं, ठीक है, कि हम उनके अगेंस्ट में, मतलब गवर्नमेंट उन्हें इंश्योर ही करेगी। तो पावर इंपॉर्टेंट है होप्स के लिए, राइट्स नहीं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है मैच करना है हमें कि कौन सी बुक के अंदर कौन सा कॉन्सेप्ट और कौन सी थीम दी है मार्क्स की, ठीक है। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है नवंबर 2017 के अंदर। इसके अंदर पहला है पेरिस मैन्यूस्क्रिप्ट, देन दास कैपिटल, 18th बर्मीज ऑफ लुइस, उसके बाद क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम। तो जो पेरिस मैन्यूस्क्रिप्ट है उसके अंदर उन्होंने एलियनेशन की थियरी दी है, ठीक है। उसके बाद दास कैपिटल है, उसके अंदर उन्होंने सरप्लस वैल्यू का कॉन्सेप्ट दिया है मार्क्स ने। देन 18th बर्मीज ऑफ लुइस, इनके अंदर उन्होंने रिलेटिव ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया है, ठीक है। देन क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम, इसके अंदर उन्होंने डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटरेट कहा है। तो हमारा ऑप्शन क्या बनेगा, A4 B3, ओके। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है इसका, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट मैकियावेलीज पॉलिटिकल थियरी। जो मैकियावेली की पॉलिटिकल थियरी है उसके अंदर कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है ये हमें बताना है। आइडियलाइज एंशियंट रोम की, एंशियंट रोम को उन्होंने आइडियलाइज किया है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है, उन्होंने एंशियंट रोम का बहुत ज्यादा एग्जाम्पल दिया है और उन्हें आइडियलाइज किया है मैकियावेली ने। उसके बाद है यूज्ड हिस्ट्री एक्सटेंसिवली टू ड्रा लेसन्स फॉर स्टेट क्राफ्ट। जो स्टेट क्राफ्ट के लेसन है उसके लिए उन्होंने हिस्ट्री का बहुत ज्यादा यूज किया है, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, उन्होंने किया है। नेक्स्ट है प्राइवेट आर्मी नीडेड फॉर द सक्सेस ऑफ प्रिंस एंड रूलर, ये गलत है। उन्होंने प्राइवेट आर्मी नहीं कहा, उन्होंने स्टेट की कंट्रोल्ड आर्मी कहा है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग आर्मी वो कहा है, प्राइवेट आर्मी नहीं कहा। उसके बाद है ब्लेम रिलीजन फॉर द इटलीज मॉरल जनरेशन, ये भी गलत है, उन्होंने कभी रिलीजन को ब्लेम नहीं किया, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। ए और बी बिल्कुल सही है, तो हमारे ऑप्शन ए बिल्कुल सही है जिसमें ए और बी ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद है फिर से मैच करना है हमें, कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं उसके साथ में थिंकर दिए हुए हैं, कौन से थिंकर का कौन सा कॉन्सेप्ट है। टैक्टिक कंसेंट, देन उसके बाद है सेल्फ रिगार्डिंग एंड अदर रिगार्डिंग एक्शन, उसके बाद है नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी, देन वेल ऑर्डर्ड सोसाइटी। तो किसका कौन सा कॉन्सेप्ट है वो हमें बताना है। तो टैक्टिक कंसेंट जो है वो लोग का कॉन्सेप्ट है हमारा, ठीक है। उसके बाद है सेल्फ रिगार्डिंग एंड अदर रिगार्डिंग एक्शन जो है वो बेंथम का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी है वो ईशा बर्लिन ने दिया है। देन वेल ऑर्डर्ड सोसाइटी ये रॉल्स का है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या बनेगा, जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, A3 B4 C2 एंड D1, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब द वेलफेयर स्टेट एज अ काइंड ऑफ इंस्लेवमेंट। इनमें से किन्होंने वेलफेयर स्टेट को एक इंस्लेवमेंट कहा है, ठीक है। तो कार्ल पॉपर, देन F.A. हेयर, उसके बाद रॉबर्ट नोजिक, देन मिल्टन फ्रीडमैन। तो किसकी स्टेटमेंट है ये हम बहुत बार कर चुके हैं, ठीक है। इसकी है रॉबर्ट नोजिक। रॉबर्ट नोजिक ने वेलफेयर स्टेट को एक इंस्लेवमेंट कहा है, जो इंडिविजुअल का इंस्लेवमेंट करता है, ठीक है, उसको गुलाम बना देता है। क्योंकि जो रॉबर्ट नोजिक है वो लिबर्टेरियन है, वो स्टेट का जो इंटरवेंशन है उसे मिनिमल रखना चाहते हैं, ठीक है। और वेलफेयर स्टेट को वो अपोजिशन करते हैं, उन्हें रिजेक्ट करते हैं। उसके बाद है 59 का जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो असर्शन और रीजनिंग का है। पहली असर्शन दी हुई है फॉर लोग लेबर इज द सोर्स एंड जस्टिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी, देन इट्स फंक्शन इज टू टर्न द अर्थ इनटू कंज्यूमेबल गुड्स।
तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। लोक ने कहा है कि लेबर वो सोर्स है और जस्टिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी, कि लेबर ही है जो प्रॉपर्टी को बनाती है, ठीक है, वो ये कहते हैं। उसके बाद है इट्स फंक्शन इज टू टर्न द अर्थ इनटू कंज्यूमेबल गुड्स, ये भी सही है कि जो लेबर है वो फंक्शन करती है अर्थ के जो भी गुड्स है उन्हें कंज्यूम करने लायक बनाए, ठीक है, तो बिल्कुल सही है, आपस में रिलेट कर रही है। इसका आंसर हो जाएगा ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। नेक्स्ट आता है, मैच करना है फिर से, एरिस्टोटल की थियरी ऑफ कॉशन दी हुई है कि जो थियरी ऑफ काज है एरिस्टोटल की, उसकी दी हुई है कौन कौन से काज है एंड उनका क्या क्या एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो पहला है एफिशिएंट कॉज, देन फाइनल कॉज, उसके बाद मटेरियल कॉज, उसके बाद फॉर्मल कॉज। तो जो एफिशिएंट कॉज है वो है द कॉज ऑफ मोशन, कि किसी भी चीज के अंदर जो मोशन आ रहा है वो क्यों आ रहा है, ठीक है। उसके बाद है द फाइनल कॉज, जो फाइनल कॉज है वो बात करता है कि पर्पस क्या हो सकता है, जो चीज बनी है उसका पर्पस क्या है, ठीक है, द पर्पस टुवर्ड विच मूवमेंट इज डायरेक्टेड। उसके बाद है द मटेरियल कॉज, मटेरियल होता है कि उसके वो किस सब्सटेंस से बनी है, सब्सटेंस मैटर विच इज इट इज कंपोज। देन फॉर्मल कॉज जो होगा वो है द सब्सटेंस एंड असेंस ऑफ द थिंग, कि सब्सटेंस और उसका असेंस क्या है, वो चीज क्यों है, ठीक है। उस जैसे कि कॉज थियरी है, ये आपको आती है कि नहीं पता नहीं, बट मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। जब कॉज थियरी है, ठीक है, वो कहती है जैसे कोई भी टेबल है, ठीक है, लगा लो एक टेबल है, ओके, ओ सॉरी मैंने तो 3D में ये गलती इमेज बन गई, ठीक है, कोई नहीं, आप कंसिडर करो कि ये एक टेबल है, ठीक है। तो जो इसका जिससे ये बनी है, ठीक है, वुड, वो इसका मटेरियल कॉज है। कोई भी चीज क्यों बनती है, क्या उसके अंदर क्यों का आंसर है ना, वो थियरी ऑफ जो कॉजन है एरिस्टोटल की वो बताती है, ठीक है, किसी भी चीज का कॉज क्या है वो बताती है। तो वुड है वो उसका मटेरियल कॉज है, ठीक है, वो जिस मटेरियल से बनी है। उसके बाद जो उसकी लेग्स हैं जिसपे वो टिकी हुई है वो उसका फॉर्मल कॉज है। एक सेकेंड वो उसका एफिशिएंट कॉज है, ठीक है, सॉरी फॉर्मल नहीं है, वो उसका सॉरी फॉर्मल ही है, ठीक है, वो उसका फॉर्मल कॉज है, ठीक है, कि मतलब उसका डिजाइन क्या है उस चीज का, लाइक उसके पैर होंगे और उसके ऊपर मतलब एक समतल जगह होगी, वो उसका फॉर्मल कॉज है, उसका डिजाइन क्या है, ठीक है, डिजाइन से जो रिलेट करता है। उसके बाद जो एफिशिएंट कॉज है वो उसको बताता है कि उसका असेंस क्या है, मतलब उसकी लाइक वो किस चीज पे टिकी हुई है, ठीक है, वो उसका एफिशिएंट कॉज है। और जो लास्ट में जो फाइनल कॉज है वो किस पर्पस के लिए बनी है, वो फाइनल कॉज है, ठीक है, लाइक वो टेबल किसके लिए यूज हो रही है, डाइनिंग के लिए भी हो सकती है, किसी भी चीज के लिए यूज हो सकती है, ठीक है, वो उसका फाइनल कॉज है, ठीक है। सबसे पहले आता है मटेरियल कॉज, किसी भी चीज के बनने का, व्हाट इज इट टू मेड, कि किस चीज से वो मिलके बनी हुई है। देन उसके बाद आता है फॉर्मल कॉज, कि वो कैसे अरेंज की हुई है, ठीक है, कि मतलब उसका डिजाइन क्या है। उसके बाद आता है एफिशिएंट कॉज, कि वो कैसे बनेगी, उसमें टूल्स क्या होंगे, ठीक है, उसकी असेंस क्या है, किस बेस पे वो खड़ी होगी, ठीक है। उसके बाद फाइनल कॉज की लास्ट में उसका पर्पस क्या है ये बताते हैं, ठीक है। ऐसे याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी थियरी ऑफ कॉशन का, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, ओके, हमारा ऑप्शन क्या बनेगा, जो हमारा ऑप्शन है वो बी वाला, A4 B3 C2, ठीक है, D1, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। उसके बाद है दो स्टेटमेंट दी हुई है असर्शन और रीजनिंग की। पहली है लेनिन प्रोड्यूस अ न्यू थियरी ऑफ रिवोल्यूशनरी फंक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल, ओके। देन उसके द आइडिया नोट द मटेरियल कंडीशन ऑफ प्रोडक्शन आर अफेक्टिव कॉजेज ऑफ रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो लेनिन ने बिल्कुल थियरी दी थी जिसके अंदर उन्होंने इंटेलेक्चुअल्स को रिवॉल्यूशनरी फंक्शन दिया था, कि जो रिवॉल्यूशनरी फंक्शन है वो इंटेलेक्चुअल करेंगे, और वो इंटेलेक्चुअल कहाँ होंगे, जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके अंदर होंगे, ठीक है। और कम्युनिस्ट पार्टी को वैनगार्ड ऑफ प्रोलेटरेट बनाया था, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। कम्युनिस्ट पार्टी उन्होंने नई थियरी दी थी जिसके अंदर उन्होंने इंटेलेक्चुअल को ये काम किया था।
काम दिया था, उससे पहले जो मार्क्स थे उन्होंने वर्कर्स को ये काम दिया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है द आइडिया नॉट द मटेरियल कंडीशन। जो आइडिया है वो जरूरी है, ठीक है। कोई भी रिवॉल्यूशन कराने के लिए मटेरियल कंडीशन जरूरी नहीं है, उनका ये मानना था, ठीक है। उन्होंने इस थ्योरी के अंदर ये कहा है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ट्रू है। तो दोनों सही है, आपस में रिलेट कर रही है, थ्योरी ऑफ रिवॉल्यूशन सही है जो लेनिन की है, और इसलिए हमारा ऑप्शन ए बनेगा। नेक्स्ट आता है, दो स्टेटमेंट दी हुई है, इसमें भी असर्शन और रीजनिंग है। नो जेन्युइन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एरिस्टोटल कैन इंडोर्स द ओपिनियन दैट हिज फिलोसॉफिकल सिस्टम वॉज अपोजिट ऑफ प्लेटो। कि कोई भी जेन्युइन अंडरस्टैंडिंग होगी वो इस बात को इंडोर्स नहीं करेगी, इस बात के ओपिनियन में नहीं होगी कि जो फिलोसॉफिकल सिस्टम है वो बिल्कुल अपोजिट है प्लेटो के, ठीक है। क्योंकि उसने काफी चीजें प्लेटो से ली हुई हैं, सिमिलरिटी भी है उनके सिस्टम में। एरिस्टोटल सिस्टम इज एन अटेम्प्ट टू फिलोसोफलाइज ऑन आइडियलिज्म फ्री फ्रॉम द डिफेक्ट्स ऑफ प्लेटो सिस्टम। जो एरिस्टोटल का जो सिस्टम है उन्होंने फिलोसफाइज किया है जो आइडियलिज्म जो प्लेटो ने दिया था, बट जो डिफेक्ट उनके उसमें सिस्टम में थे उसे हटा के, ठीक है। एरिस्टोटल का ये सिस्टम है। तो दोनों बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और आपस में रिलेट कर रही हैं, एक्सप्लेनेशन दे रही हैं, तो ए स्टेटमेंट बिल्कुल सही है इसकी, ठीक है, कि वो एक्सप्लेन कर रही है। क्योंकि देखो काफी सिमिलरिटीज हैं एरिस्टोटल और प्लेटो के अंदर, जैसे कि वो कहते हैं कि ला की सॉवर्निटी होनी चाहिए, ला ही ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है जो रूलर है वो गार्जियन है, जो भी वहां पे सब्जेक्ट रह रहे हैं या फिर जो वहां की कंट्री के सिटीजन है उनके, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि जो स्टेट है वो एंड नहीं है अपने आप में, ठीक है। रोल ऑफ एजुकेशन दोनों का सेम है। उसके बाद मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, देन रोल ऑफ एग्रीकल्चर सेम है। उसके बाद रिटेल ट्रेड की बात करते हैं दोनों, ठीक है। ये काफी सिमिलरिटीज है उनके सिस्टम में, तो हम ये रिजेक्ट नहीं कर सकते कि हाँ भाई बिल्कुल ही डिफरेंट है, उसका क्रिटिक है। एरिस्टोटल ने क्रिटिसाइज किया है प्लेटो को, बट काफी चीजें उनकी सिमिलर भी हैं। नेक्स्ट आता है हुज आइडियाज वर इनकॉर्पोरेटेड इन द फिलोसॉफिकल रेडिकलिज्म ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। किनका आइडिया इनमें से है जो फिलोसॉफिकल रेडिकलिज्म ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म, जो फिलोसॉफिकल रेडिकलिज्म है, यूटिलिटेरियन जो फिलोसफी है उसका, तो किनका आइडिया इनमें से कौन उन आइडिया से सब्सक्राइब करते हैं, कौन उन आइडिया को मानते हैं, ठीक है। मैकेवली, थॉमस होब, जॉन लॉक, रूसो। तो थॉमस होब है वो मानते हैं, ठीक है, फिलोसॉफिकल रेडिकलिज्म को सपोर्ट करते हैं, जो यूटिलिटेरियनिज्म जो कि जेएस मिल बेंथम से आया है उससे सब्सक्राइब करते हैं, उससे एग्री करते हैं, ठीक है, थॉमस होब। उसके बाद नेक्स्ट है Who among the following defines civil power as the right of making laws with penalties? उसके बाद for regulating and preserving of property and of employing the forces of community in the execution of such laws, all this only for the public good। तो इनमें से किन की स्टेटमेंट है, सिविल पावर को किन्होंने ऐसे डिफाइन किया है? मैकेवली, थॉमस होब, देन जॉन लॉक, उसके बाद रूसो। तो किन की स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट जॉन लॉक की है, ठीक है। एक सेकेंड, ओके, ये स्टेटमेंट जॉन लॉक की है, ठीक है। वो कहते हैं कि जो प्रॉपर्टी है वो ह्यूमन इंटाइटलमेंट है, ठीक है। जो स्टेट है उसे स्टेट उसे प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। जो स्टेट बनाया ही इसलिए है कि वो उस प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करे, ठीक है। तो वो सिविल पावर को इस टाइप से डिफाइन करते हैं, द राइट ऑफ मेकिंग लॉ, कि जो लॉ बनाने का राइट विद पेनल्टीज, कि साथ में पेनल्टीज भी दी जाए कि जो भी गलत कर रहा है उसके लिए पेनल्टी हो। फॉर रेगुलेटिंग एंड प्रिजर्विंग ऑफ प्रॉपर्टी, जो भी इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी है, जो उनकी इंटाइटलमेंट है, उसे प्रिजर्व करने के लिए, उसे रेगुलेट करने के लिए। एंड ऑफ एम्प्लॉइंग फोर्स ऑफ कम्युनिटी, कि एक फोर्स भी एम्प्लॉय की जाए कम्युनिटी की, ठीक है, ताकि उन चीजों को वो फॉलो करे, लॉज को फॉलो करे इन द एग्जीक्यूशन ऑफ सच लॉ, कि लॉ को फॉलो करवाने के लिए, उन चीजों को फॉलो करवाने के लिए एक फोर्स भी हो, ठीक है। ऑल दिस ओनली फॉर पब्लिक गुड, जो ये सब किया जाएगा कि एक फोर्स भी दी जाएगी, लॉ भी बनाए जाएंगे प्रॉपर्टी को रेगुलेट करने के लिए, ये पब्लिक गुड के लिए किए जाएंगे, ठीक है। सिविल पावर को ऐसे डिफाइन करते हैं जॉन लॉक। नेक्स्ट आता है 65 नंबर, जो मैकेवलियन असर्शन दी हुई है। मैकेवलियन स्टैंड्स फॉर डबल स्टैंडर्ड ऑफ मोरल
वन फॉर द रूलर एंड अनदर फॉर द प्राइवेट सिटीजन। कि जो मैकेवलियनिज्म है वो डबल स्टैंडर्ड है, मोरालिटी का डबल स्टैंडर्ड देता है, एक रूलर के लिए अदर प्राइवेट सिटीजन के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है द रूलर एज द क्रिएटर ऑफ स्टेट इज नॉट ओनली आउटसाइड द लॉ बट ऑल्सो आउटसाइड द मोरालिटी एज वेल। कि रूलर जो है वो मोरालिटी से बाहर है, ठीक है, वो लॉ से भी बाहर है, ठीक है, जो मैकेवली कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं और इसका एक्सप्लेनेशन भी दे रहे हैं कि डबल स्टैंडर्ड इसीलिए दिया है क्योंकि जो रूलर है उसे स्टेट को यूनाइट करके रखना है, इंटीग्रिटी इंश्योर करनी है, तो रूलर को क्रूअल भी होना पड़ेगा, सॉफ्ट भी होना पड़ेगा, ह्यूमन ही एटीट्यूड भी होगा और फोक्स की तरह भी होगा, लॉयन की तरह भी होगा। उन्होंने काफी चीजें बताई अपनी द प्रिंस बुक के अंदर, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है और ए आर का एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। और जो मैकेवली की, जैसे मैकेवली कहते हैं कि प्रिंस को कंपनसेट, जो कंपैशनेट होते हैं, मतलब कि नरम दिल भी होना पड़ेगा, ह्यूमनी भी होना पड़ेगा, लॉयल भी होना पड़ेगा, ऑनेस्ट भी होना पड़ेगा, बट कई बार फोर्स भी यूज करनी पड़ेगी, फ्रॉड भी यूज करना पड़ेगा, डिसेप्शन भी, ट्रीचरी भी, ठीक है, उन्हें सब कुछ यूज करना पड़ता है, इसलिए उनका डबल स्टैंडर्ड है, ठीक है। और उसके बाद वो जो मैकेवली है वो रिजेक्ट करते हैं जो डिवाइन राइट थ्योरी थी ना किंगशिप की, उससे पहले जो थिंकर्स हुए थे उन्होंने दी थी डिवाइन राइट थ्योरी, उसे रिजेक्ट करते हैं मैकेवली। नेक्स्ट आता है 66 नंबर, दो स्टेटमेंट दी हुई है, फिर से असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है। कार्ल मार्क्स इज इंटरप्रेटेड बाय सम एज इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्ट बट बाय अदर एज ह्यूमन सोशलिस्ट। जो कार्ल मार्क्स है वो कुछ लोग तो उन्हें इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्ट कहते हैं, कुछ लोग उन्हें ह्यूमनी सोशलिस्ट कहते हैं, ठीक है। द प्रॉब्लम स्टैंड्स फ्रॉम द वाइड रेंज एंड कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ हिज राइटिंग। और जो ये प्रॉब्लम होती है कि कुछ लोग उन्हें डिटर्मिनिस्ट कहते हैं, कुछ सोशलिस्ट कहते हैं, ये इस बात से होती है क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा राइटिंग्स लिखी है, उनकी जो राइटिंग्स है वो कॉम्प्लेक्स नेचर में, मतलब उन्होंने हर पॉइंट पे लिखा है, हर एक चीज पे लिखा है, इतनी वाइड रेंज है उनकी राइटिंग्स की। तो जो काफी लोग उन्हें किसी टाइप से समझते हैं, काफी अलग टाइप से समझते हैं, ठीक है। तो दोनों सही स्टेटमेंट है, आपस में रिलेट कर रही है, इसका एक्सप्लेनेशन दे रही है, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग आर्ग्यूड दैट द ओनली पर्पस फॉर विच पावर कैन बी राइटफुली एक्सरसाइज ओवर द अदर मेंबर ऑफ सिविलाइज कम्युनिटी अगेंस्ट हिज विल इज टू प्रिवेंट हार्म टू अदर्स, ठीक है। इनमें से किन की स्टेटमेंट है कि पावर को एक्सरसाइज राइटफुली तभी किया जा सकता है, तभी उसे राइटफुली कहा जा सकता है जब वो किसी के साथ कुछ गलत हो रहा उसे प्रिवेंट करने के लिए यूज की जाए, ठीक है। बल्कि पावर जो है वो किसी की विल के अगेंस्ट में यूज की जा सकती है, पर जो राइटफुली उसे तभी कह सकते हैं जब वो किसी की दूसरे के हार्म को रोक सके, ठीक है। समझ रहे हो, मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि पावर का जो यूज है वो राइटफुली तभी कहा जा सकता है जब वो दूसरे के हार्म को रोके, ठीक है। अदरवाइज पावर को ऐसे माना जाता है कि वो किसी की विल के अगेंस्ट यूज हो रहा है, बट विल के अगेंस्ट तभी यूज होगा जबकि वो अगर वो आदमी किसी का हार्म कर रहा है तो उसमें पावर यूज होगी, ठीक है, कि वो किसी दूसरे का बुरा ना करे, ठीक है। पहला है जेम्स मिल, देन जेरमी बेंथम, उसके बाद जेएस मिल, उसके बाद है जेबी प्रिस्टली। तो किन की स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट जेएस मिल की है। जेएस मिल ने पावर को इस टाइप से डिफाइन किया, ओके एक सेकेंड, वेयर इज पेन, ओके, जेएस मिल, ठीक है। देन नेक्स्ट इज फॉर प्लेटो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। प्लेटो के लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है ये हमें बताना है। आइडियाज आर सब्सटेंस, आइडियाज आर एसेंस ऑफ ऑल थिंग, आइडियाज आर रिफ्लेक्शन ऑफ ऑल थिंग, आइडियाज आर यूनिवर्सल, ठीक है। तो पहला बिल्कुल सही है, आइडियाज आर सब्सटेंसेस, बिल्कुल सही है। देन आइडियाज आर एसेंस ऑफ ऑल थिंग, ये गलत है, ठीक है। वो कहते हैं सही है, आइडियाज आर एसेंस ऑफ ऑल थिंग, कि कोई भी चीज बन रही है उसका एसेंस आइडिया है, वो आइडिया के ऊपर टिकी हुई है, ठीक है, बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट भी। पहली सही है, सेकंड सही है। उसके बाद है आइडियाज आर रिफ्लेक्शन ऑफ ऑल थिंग, ये गलत है। वो कहते हैं कि ऑल थिंग्स आर रिफ्लेक्शन ऑफ आइडियाज, ऑल थिंग्स आर रिफ्लेक्शन ऑफ आइडियाज,
ऑफ आइडियाज, कि सभी जो चीजें हैं वो आइडियाज का रिफ्लेक्शन है, आइडिया से ही वो चीज बनी हुई है। ठीक है, आइडिया पहले आया है। जो प्लेटो है उनका मानना है कि आइडिया हर चीज की एसेंस है, आइडिया पे हर चीज टिकी हुई है, चाहे वो कोई संस्था हो, कोई चीज हो, ठीक है, कोई भी वस्तु हो, कुछ भी हो, हर चीज आइडिया से बनी हुई है। जो भी सभी चीजें हैं वो आइडिया का रिफ्लेक्शन है। सभी थिंग्स, आइडियाज आर रिफ्लेक्शन ऑफ ऑल थिंग्स। ठीक है, ये गलत स्टेटमेंट है। एक सेकेंड, आइडियाज आर यूनिवर्सल, ये भी सही है। तो हमें गलत स्टेटमेंट बतानी थी, तो सी वाली बिल्कुल गलत है, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है कि सी स्टेटमेंट गलत है। हु अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड मैकियावेलियन प्रिंस द ग्रेट एंड द ट्रू कॉन्सेप्शन ऑफ रियल पॉलिटिकल जीनियस विद हाईएस्ट एंड नोबलेस्ट पर्पज। इनमें से किन्होंने डिफाइन किया है कि मैकियावेली का जो प्रिंस है वो ग्रेट एंड ट्रू कॉन्सेप्शन ऑफ रियल पॉलिटिकल, जो रियल पॉलिटिक्स है वो उसका कॉन्सेप्शन है विद जीनियस विद हाईएस्ट एंड नोबलेस्ट पर्पज। वो जीनियस है हाईएस्ट और नोबलेस्ट पर्पज के लिए, सबसे उच्चतम और जो नोबल पर्पज होता है उसके लिए। ठीक है, जो प्रिंस का जो इमेज जो मैकियावेली ने बताई है उनके बारे में बात हो रही है। इसका दिया हुआ है बैंथम, देन जेएस मिल, उसके बाद हीगल, उसके बाद मार्क्स। तो किन का ये आइडिया है ये हमें बताना है। ये आइडिया हीगल का है। ठीक है, हीगल ने जो मैकियावेली की जो द प्रिंस थी, जो प्रिंस के बारे में ये स्टेटमेंट कही है। ठीक है, और जैसे आप सभी को पता है प्रिंस है वो 1513 में रिटर्न हुई थी। द प्रिंस जो बुक है उनकी, ठीक है, ये डेट याद रखा करो, जो इंपॉर्टेंट बुक्स है उनकी, ये 1513 में लिखी थी उन्होंने, बट पब्लिश नहीं हो पाई थी। उनकी डेथ के बाद 1531 में पब्लिश हुई थी। ठीक है, उसके बाद है असर्शन दी हुई है फॉर रूसो अ थिंकिंग मैन इज डिप्रेव्ड एनिमल। रूसो कहते हैं कि जो थिंकिंग मैन है वो डिप्रेव्ड एनिमल है। ठीक है, उसके बाद है कॉमन इमोशन गिव वैल्यूज टू लाइफ। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट एकदम सही है। जो रूसो है वो कहते हैं कि जो थिंकिंग मैन है, जो रीजनल, जिसे हम रीजन कहते हैं कि मैन के अंदर जो रीजन है, ठीक है, वो कहता है कि जो रीजन से जो मैन बनता है वो एक डिप्रेव्ड एनिमल है। ठीक है, क्योंकि रीजन है वो हमारे अंदर जो सिंपैथी होती है, जो पीटी होती है, किसी के प्रति दया की भावना, किसी के प्रति लगाव की भावना, उसे मार देती है। ठीक है, जो रीजन है वो उसे किल कर देता है। तो वो कहते हैं कि जो थिंकिंग मैन है वो डिप्रेव्ड एनिमल है। उसके बाद कहते हैं द कॉमन इमोशन गिव वैल्यू टू लाइफ। ठीक है, ये बिल्कुल सही है कि इमोशंस है उन्हीं से ही लाइफ को वैल्यू मिलती है। दोनों स्टेटमेंट सही है और इसका एक्सप्लेन भी कर रही है। ठीक है, उसके बाद है अरेंज द फॉलोइंग वर्क ऑफ ईशा बर्लिन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर पब्लिकेशन। पब्लिकेशन के ऑर्डर में हमें वर्क्स लगाने हैं जो ईशा बर्लिन के वर्क्स हैं। ठीक है, पहला दिया हुआ है कॉन्सेप्ट एंड कैटेगरीज, फिलोसॉफिकल एसे, देन 4 एसेज ऑन लिबर्टी, देन विको एंड हार्डर, 2 स्टडीज इन द हिस्ट्री ऑफ आइडिया। उसके बाद है कार्ल मार्क्स, हिज लाइफ एंड अचीवमेंट। ठीक है, तो पहले वाला है उनका कॉन्सेप्ट एंड कैटेगरीज फिलोसॉफिकल एसे, ये 1978 के अंदर पब्लिश हुआ था। ठीक है, देन एसे 4 एसेज ऑन लिबर्टी है उनका 1969 के अंदर पब्लिश हुआ था। ये उनकी इंपॉर्टेंट बुक है 4 एसेज ऑन लिबर्टी। ठीक है, इसकी डेट भी याद रखना। उसके बाद है विको एंड हर्डर, 2 स्टडीज इन द हिस्ट्री ऑफ आइडियाज, ये इसका पब्लिकेशन 1976 का है। देन उसके बाद है कार्ल मार्क्स, हिज लाइफ एंड एनवायरमेंट, ये 1992 की बुक है उनकी। ठीक है, तो हमारी क्रोनोलॉजी क्या बन गई, DBCA, ये हमारा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट फिर से असर्शन और रीजनिंग का है 72 नंबर। फॉर फुकुयामा लिबरल डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूट द एंड पॉइंट ऑफ मैनकाइंड आइडियोलॉजिकल रिवॉल्यूशन। जो फ्रांसिस फुकुयामा है उनके बारे में बात की जा रही है। वैसे ये क्वेश्चन फिर से IR से रिलेटेड है, मैंने पिछली बार भी एक क्वेश्चन डाल दिया था जिसमें SP हंटिंगटन की थीसिस थी क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। अब की बार जो है वो फुकुयामा का डाल दिया गलती से, क्योंकि मुझे बहुत ही फ्रेंच फेनोमेनन और फुकुयामा में बहुत कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो जो फुकुयामा है उनकी है बुक है द हिस्ट्री ऑफ द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। ठीक है, ये उनकी 1992 की थीसिस है।
वो कहते हैं कि जब जो कोल्ड वॉर है वो आइडियोलॉजिकल रिवॉल्यूशन था, ये सभी को पता है, ठीक है। वो कहते हैं कि जब कोल्ड वॉर एंड हो चुका है तो उसके बाद में अब जो हिस्ट्री होगी वो एंड हो चुकी है, और जो लास्ट मैन है उसका एंड हो चुका है। अब ओनली जो लिबरल डेमोक्रेसी है वो सब कहीं होगी, ठीक है। वो ये कहते हैं वो वर्ल्ड के हर एक पार्ट में होगी, क्योंकि लिबरल डेमोक्रेसी को वो सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये अमेरिकन थे, ठीक है। लिबरल डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूट द एंड पॉइंट ऑफ मैनकाइंड आइडियोलॉजिकल रिवोल्यूशन, ठीक है, कि जो लिबरल डेमोक्रेसी है वो कॉन्स्टिट्यूट करती है जो एंड पॉइंट होता है, जो आइडियोलॉजिकल रिवोल्यूशन है उससे वो जो चल रहा था उसका एंड पॉइंट है, उसके आगे जो लिबरल डेमोक्रेसी है वो आएगी, ठीक है, ये कहते हैं। उसके बाद द अर्लियर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आर कैरेक्टराइज्ड बाय ग्रेव डिफेक्ट एंड इरेशनैलिटी दैट लेड टू देयर इवेंचुअल कोलैप्स। वो कहते हैं कि जब लिबरल डेमोक्रेसी नहीं थी उससे पहले जो गवर्नमेंट थी, उनका कहने का मतलब था जो सोशलिस्ट गवर्नमेंट थी, क्योंकि वो क्रिटिक थे, अमेरिकन थे, ठीक है। तो वो कहते हैं उससे पहले जो गवर्नमेंट थी उनके अंदर डिफेक्ट्स थे, इरेशनैलिटीज थी, जिसकी वजह से वो इवेंचुअल मतलब कोलैप्स हो गई, जो वो खत्म हो गई, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है और एक्सप्लेन भी कर रही है। तो हमारा जो लास्ट ऑप्शन है वो, सॉरी एक सेकेंड आगे, तो जो ए ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। मुझसे स्लाइड पीछे हो गई थी, सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हु अमंग द फॉलोइंग डिसमिस द जॉन रॉल्स कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस। जो जॉन रॉल्स ने सोशल जस्टिस का कॉन्सेप्ट दिया है इनमें से किन्होंने डिसमिस किया है, और उसे एक मिरेज का है, ठीक है। ओनली एक वो इल्यूजन जो होता है ना, मतलब एक जैसे रेगिस्तान के अंदर जो पानी दिखता है हमें, वो उसे मिराज कहते हैं, ठीक है, साइंस में। हिंदी वर्ड मुझे अच्छे से याद नहीं है, तो वो इल्यूजन, तो उन्होंने इल्यूजन कहा है। कौन है इनमें से जिन्होंने जॉन रॉल्स के कॉन्सेप्ट को एक इल्यूजन का, एक मिरेज का है, ठीक है, सोशल जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है। मैकपर्सन, देन फ्रेडरिक हेयर, देन ईशा बर्लिन, उसके बाद है रॉबर्ट नोजिक। तो किनका ये है फ्रेडरिक हेयर, ठीक है, क्योंकि फ्रेडरिक हेयर एक लिबर्टेरियन थिंकर हैं और इन्होंने सोशल जस्टिस को रिजेक्ट किया है, वेलफेयर स्टेट को रिजेक्ट किया है, ठीक है। तो और उन्होंने जो जॉन रॉल्स का कॉन्सेप्ट था उसे भी रिजेक्ट किया और उसे एक मिरर्स का है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कुछ इवेंट्स दी हुई हैं, कुछ ईयर्स दी हुई हैं जो मैकियावेली की माओ की लाइफ से एसोसिएटेड है, ठीक है, वो हमें बतानी है। तो इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो इवेंट है वो 1934 की, ये सभी को माइंड में होना चाहिए, जो लॉन्ग मार्च था उनका वो स्टार्ट हुआ था, ठीक है, हिस्टोरिक जो लॉन्ग मार्च है वो। उसके बाद 1917, 18, 21 ये फिर भी इतनी इंपॉर्टेंट मतलब कि आपको माइंड में नहीं होगी, ठीक है, कोई नहीं, हम बता देते हैं। जो माओ का लाइब्रेरी असिस्टेंट जो बने थे वो 1918 में बने थे, ठीक है, माओ। उसके बाद जो 1970 के अंदर जो माओ है वो जो ली साओची थे, वहां के जो कम्युनिस्ट रूलर थे उनसे मिले थे, ठीक है। उसके बाद है जो 1921 के अंदर उन्होंने जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी पार्टी सीसीपी की, उसमें पार्टिसिपेट किया था। मतलब पहली कॉन्फ्रेंस जो सीसीपी की थी उसके मतलब माओ ने पहली बार पार्टिसिपेट किया था, ठीक है, सीसीपी की जो कॉन्फ्रेंस थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जो चाइना थी उसके अंदर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा, हमारा ऑप्शन रह गया, इसका ऑप्शन हमारा बनेगा जो बी वाला है वो बिल्कुल सही है, A4, ठीक है। देन उसके बाद है फिलोसफर दिए हुए हैं, उनके कुछ आइडियाज दिए हुए हैं, वो हमें मैच करने हैं कि किस फिलोसफर के कौन से आइडिया हैं। पहला है मैकियावेली, देन होब्स, लॉक एंड रूसो। तो सबसे पहले जो मैकियावेली है उनका आइडिया है मोरल इंडिफरेंस का। वो कहते हैं 2 टाइप ऑफ मोरलिटी बताते हैं, वो पॉलिटिक्स को मोरलिटी से बिल्कुल दूर रखते हैं। वो कहते हैं पॉलिटिक्स और मोरलिटी बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है, और रिलीजन को उससे दूर रखते हैं, ठीक है। वो कहते हैं पॉलिटिक्स के अंदर मोरलिटी नाम की कोई चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो एंड है वो जस्टिफाई करते हैं हमारे मीन्स को, ठीक है। मोरल इंडिफरेंस की बात करते हैं। देन होप्स जो है वो इंस्टिंक्ट ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन है, उसकी बात करते हैं, ठीक है, कि इंसान अपने आप को प्रिजर्व करने के लिए ही जो एक सॉवरेन को फॉर्म करता है, ठीक है। उसके बाद है लॉक, जो लॉक है वो नेचुरल राइट थ्योरी के प्रोपोनेंट है, ये सबको पता होगा, बहुत बार रिपीट हो चुका है,
ठीक है। देन नेक्स्ट रूसो है, वो रिवोल्ट अगेंस्ट रीजन, वो रीजन को रिवोल्ट करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि जो रीजन है वो मैन को एक डिप्रेव्ड एनिमल बना देता है, उसके अंदर सिंपैथी पीटी उसे खत्म कर देता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या बनेगा, A2B3। ओके, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आता है फॉर लोग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। लोग के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है वो हमें बतानी है। द स्टेट मस्ट बी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट, बिल्कुल सही है, वो स्टेट को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट कहते हैं। एक सेकेंड, ओके सही है। गवर्नमेंट मस्ट पोजेस डिस्क्रिशनरी पावर, ये भी सही है, वो गवर्नमेंट को कहते हैं कि उसके पास कुछ डिस्क्रिशनरी पावर होनी चाहिए। देन नेक्स्ट आता है कि इट इज अ टॉलरेंट स्टेट, कि जो स्टेट है वो एक टॉलरेंट स्टेट है, बिल्कुल सही है। एक सेकेंड, जो लोग का स्टेट है वो एक टॉलरेंट स्टेट है। ठीक है, देन उसके बाद द राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट अ नेचुरल राइट, ये गलत है, क्योंकि हम इतनी देर से पढ़ते आ रहे हैं कि लोग ने नेचुरल राइट की, नेचुरली जो नेचुरल राइट की बात की है उसके अंदर उन्होंने 3 राइट बताए हैं, प्रॉपर्टी, राइट टू लाइफ, ठीक है, और राइट टू लिबर्टी। ये 3 राइट नेचुरल राइट हैं जो लोग ने दिए हैं, तो प्रॉपर्टी को नेचुरल राइट कैसे नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट साफ साफ गलत है, सभी को पता है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, इसमें नहीं बताना था हमें। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा असर्शन और रीजन दिए हुए हैं। तो पहला असर्शन कहता है कि प्लेटोनिक थियरी ऑफ आइडियाज इज बेस्ड अपॉन द थियरी ऑफ नॉलेज, बिल्कुल सही है। जो प्लेटो की थियरी ऑफ आइडिया है वो नॉलेज पे बेस है, थियरी ऑफ नॉलेज जो प्लेटो की थी उस पे बेस है। फॉर हिम नॉलेज इज परसेप्शन, ये गलत है। ठीक है, प्लेटो के लिए नॉलेज एक परसेप्शन नहीं है, नॉलेज एक धारणा नहीं है। ठीक है, तो ए स्टेटमेंट सही है, आर फॉल्स है, तो सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट आता है फॉर रूसो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। रूसो के लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है वो हमें बतानी है। 2 ओरिजिनल इंस्टिंक्ट सेल्फ लव एंड सिंपैथी मेक अप मैन्स नेचर, बिल्कुल सही है कि जो 2 इंस्टिंक्ट है, सेल्फ लव इंसान के और सिंपैथी, ठीक है, वो उसके नेचर को बनाती है, रूसो का ये कहना है। उसके बाद है थिंकिंग मैन इज डिप्रेव्ड एनिमल, ये भी सही है, हमने पढ़ा है असर्शन और रीजनिंग में पहले क्वेश्चन आया था कि थिंकिंग मैन है वो एक डिप्रेव्ड एनिमल है। ठीक है, वो रीजन को क्रिटिसाइज करते हैं रूसो, उसके अगेंस्ट में बोलते हैं। उसके बाद है फैमिली इज ओनली नेचुरल सोसाइटी, देन ये भी सही है, फैमिली को वो नेचुरल सोसाइटी मानते हैं। उसके बाद है जनरल विल इज नॉट अ ग्रुप माइंड, ये गलत है। ठीक है, रूसो कहते हैं कि जनरल विल है वो मतलब कि ऐसा नहीं है कि वो ग्रुप माइंड नहीं है, वो कहते हैं एक सेकेंड यार, वो कहते हैं कि जर्नल विल है वो हमेशा जो प्रिजर्वेशन और जो वेलफेयर है उसके लिए काम करती है। वो मतलब सभी का एक ग्रुप का माइंड है। ठीक है, उसमें ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल की बात की जाएगी या इंडिविजुअल के सेल्फ इंटरेस्ट की बात की जाएगी। वो कहते हैं कि जर्नल विल है वो कम्युनिटी का इंटरेस्ट की बात करेगा, पूरे स्टेट के इंटरेस्ट की बात करेगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, इसमें से नहीं बताना था हमें, तो डी सही है। उसके बाद है फॉर जेएस मिल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। जेएस मिल के लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है वो हमें बतानी है। प्लेजर डिफर इन क्वालिटी एज वेल एज इन क्वांटिटी, देन विल मेक्स यूज ऑफ नॉन यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट, देन फैलिस्टिक कैलकुलेशन इज अब्सर्ड। उसके बाद है प्लेजर्स कैन बी ऑब्जेक्टिवली मेजर्ड। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, प्लेजर डिफर इन क्वालिटी। वो कहते हैं कि क्वालिटी और क्वांटिटी में प्लेजर डिफर करते हैं। ठीक है, प्लेजर अलग अलग होते हैं। जो जेएस मिल है वो जो यूटिलिटेरियन का प्रिंसिपल बेंथम से लेते हैं और उसे थोड़ा और ज्यादा मतलब कि मॉडिफाई करते हैं। बेंथम है वो कहते हैं कि ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, और उसके लिए जो प्लेजर है उसे कैलकुलेट करने के लिए वो एक फॉर्मूला देते हैं जिसे कहते हैं कि फेलिस्फिक कैलकुलस, वो उसका फॉर्मूला देते हैं। ठीक है, बेंथम जो है वो फॉर्मूला देते हैं, बट जो जेएस मिल है वो इस फॉर्मूला को रिजेक्ट करते हैं। वो कहते हैं कि ये तो बेतुकी बात है कि हम जो प्लेजर उसे मतलब कि काउंट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि प्लेजर को हम काउंट नहीं कर सकते। वो कहते हैं प्लेजर को क्वालिटी में मेजर कर सकते हैं, उसे ऑब्जेक्टिवली मेजर नहीं कर सकते कि हाँ इतना किलो प्लेजर है। ठीक है, वो ऐसा नहीं कर सकते।
उसकी क्वालिटी होती है, कुछ ग्रेट प्लेजर होता है, कुछ स्मॉल प्लेजर, कुछ चीजें हमें बहुत ज्यादा प्लेजर देती हैं, कुछ बहुत कम देती हैं, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि प्लेजर डिफर होते हैं क्वालिटी के अंदर और क्वांटिटी के अंदर। उसके बाद आता है कि मिल मेक यूज ऑफ नॉन यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट, बिल्कुल ये भी सही है। देन उसके बाद है फेलिस्टिक कैलकुलेशन इज एब्सर्ड, ये भी बिल्कुल सही है। वो जो बेंथम ने जो फेलिस्टिक कैलकुलेशन दी थी उसे बेतुकी कहते हैं। एब्सर्ड मतलब होता है बेतुकी बात, ठीक है, बेतुकी, ठीक है। वो उसे भी रिजेक्ट करते हैं कि फेलिस्टिक कैलकुलस कोई ऐसी कैलकुलेशन हो ही नहीं सकती। उसके बाद है प्लेजर कैन बी ऑब्जेक्टिवली मेजर, ये गलत है। प्लेजर को ऑब्जेक्टिवली हम मेजर कर ही नहीं सकते, जैसे कि बेंथम ने मेजर किया था। ऑब्जेक्टिवली मतलब होता है कि साइंटिफिकली, ठीक है, किसी भी चीज को बिना बायसनेस के, ठीक है, वो ऐसा हम बिल्कुल नहीं कर सकते। जेएस मिले उनका कहना है, ठीक है। वो कहते हैं कि प्लेजर को हम सब्जेक्टिवली ही मेजर कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिवली नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमारी डी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, नहीं बताना था। ओके, नेक्स्ट आता है प्लेटोज कॉम्युनिज्म ऑफ फैमिली एंड प्रॉपर्टी वाज लार्जली डिराइव्ड फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ। जो प्लेटो का कॉम्युनिज्म ऑफ फैमिली एंड प्रॉपर्टी जो उन्होंने थियरी दी थी वो किससे डिराइव होती है, ये हमें बताना है, ठीक है। सॉरी, किससे डिराइव होती है? पहला है स्टेगिरा, देन स्पार्टा, एथेंस और वेनिस। तो ये स्पार्टा है, ठीक है, उन्होंने स्पार्टा से डिराइव की थी ये थियरी। तो कौन सा आंसर है? जो डी है हमारा, बी ओनली, वो सही है। उसके बाद फिर से मैच है, इनमें से कुछ थिंकर दिए हुए हैं, उनके थॉट या कौन से स्कूल से एसोसिएटेड है, कौन सी थियरी से एसोसिएटेड है, वो हमें बताना है। मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर, ये सबको पता होगा। जो मैकियावेली है उन्हें मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर कहते हैं, क्योंकि उन्होंने जो रिलीजन है और पॉलिटिक्स है उन्हें अलग अलग किया था, ठीक है। उससे पहले रिलीजन और पॉलिटिक्स को एक मान के चलते थे और सभी थिंकर उन्हें मतलब एक ही कंसिडर करते थे, रिलीजन को पॉलिटिक्स में यूज करते थे, ठीक है। बट जो मैकियावेली है वो उसे डिफरेंट करते हैं, आपस में सेपरेट करते हैं। उसके बाद आता है पॉजिटिविस्टिक स्कूल। जो पॉजिटिविस्टिक स्कूल है वो अगस्त कॉमेट है, उनसे एसोसिएटेड है। देन नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थियरी प्लेटो से एसोसिएटेड है, ठीक है। प्लेटो नॉर्म्स की बात करते हैं, ठीक है, कुछ नॉर्म्स होते हैं उनकी बात करते हैं, इसलिए प्लेटो को नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थियरी से एसोसिएट करते हैं। देन उसके बाद साइंटिफिक एंड इंडक्टिव मेथड एरिस्टोटल का है, ठीक है। हमने पिछली क्लास में पढ़ा भी था, प्लेटो और जो मैकियावेली हैं वो इंडक्टिव मेथड का यूज करते हैं। सॉरी, एरिस्टोटल और मैकियावेली इंडक्टिव मेथड का यूज करते हैं। मैं इनका नाम ले लेके इतना माइंड में हो गया, पूछो मत। ओके, तो हमारा ऑप्शन क्या बनेगा? A2, B3। ओके, ठीक है, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आता है, दो स्टेटमेंट दी हुई है, फिर से असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है, तो हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत है। पावर करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली, ये डिक्टम हमने बहुत बार सुनी होगी, ठीक है। ये लॉर्ड एक्टन जो है उनकी डिक्टम है, ठीक है। वो कहते हैं कि पावर तो करप्ट करती है बट जो एब्सोल्यूट पावर है वो एब्सोल्यूटली करप्ट करती है। उसके बाद है डेमोक्रेसी इज द बेस्ट चेक अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ पावर एज द पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द वेरियस ग्रुप। जो डेमोक्रेसी है वो चेक करती है जो एब्सोल्यूट पावर है, ठीक है, या फिर मिसयूज ऑफ पावर जो होता है उसे चेक करती है, क्योंकि जो डेमोक्रेसी के अंदर पावर है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती है वेरियस ग्रुप के अंदर। तो दोनों सही स्टेटमेंट है और आपस में रिलेट कर रही है, तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट आता है अरेंज द राइटिंग ऑफ कार्ल मार्क्स क्रोनोलॉजिकली अकॉर्डिंग टू द डेट ऑफ पब्लिकेशन। मार्क्स की फिर से राइटिंग आ गई जो हमें बतानी है कि कब कौन सी पब्लिश हुई थी। पहला है क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, देन पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, उसके बाद है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, देन उसके बाद है द होली फैमिली। पहली जो क्रिटिक ऑफ इकोनॉमी है ये उनकी 1859 की है। ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं बट एक बुक अलग है, इसमें दो बुक अलग है। ओके, द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी उनकी 1847 की राइटिंग है। देन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 की राइटिंग है उनकी, और जो होली फैमिली है वो उनकी 1844 की राइटिंग है, ठीक है। तो हमारी क्या बन जाएगी? डी बी, ओके, सी ए, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम किस में दिया हुआ है। ए ऑप्शन है हमारा बिल्कुल सही है। देन नेक्स्ट आता है मैच करना है हमें कि थिंकर और उसके आइडिया दिए हुए हैं, तो कौन सा थिंकर किसका आइडिया कौन सा है, ठीक है। जॉन लॉक, उसके बाद होब्स, उसके बाद जयप्रकाश नारायण, उसके बाद रॉबर्ट नॉजिक।
तो जेपी नारायण अब हमने पढ़ा होगा, ये पार्टीलेस डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो जॉन लॉक है वो कंसेंट थियरी देते हैं। देन होब्स जो है वो एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी की बात करते हैं, जिसके अंदर उनका सॉवरन, आपने पढ़ा होगा द स्टेट ऑफ नेचर, उसके अंदर वो सॉवरन अपॉइंट करते हैं, ठीक है। एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी की बात करते हैं। देन रॉबर्ट नोजिक जो है वो नियो लिबरलिज्म से एसोसिएटेड है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या बन जाएगा, जो A2, B4, C1, D3, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। एक सेकेंड, ओके, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। देन उसके बाद है मैन मस्ट ईट बिफोर ही थिंक्स, टू ईट ही मस्ट प्रोड्यूस, प्रोडक्शन इज बेसिक एक्टिविटी, हु सेड दिस, कि मैन को सबसे पहले खाना खाना पड़ेगा उसे सोचने के लिए, और सोचने टू ईट ही मस्ट प्रोड्यूस, खाने के लिए उसे पैदावार भी करनी पड़ेगी। उसके बाद है प्रोडक्शन इज बेसिक एक्टिविटी, जो प्रोडक्शन है वो बेसिक एक्टिविटी है, हु सेड दिस, ठीक है। इनमें से किन की स्टेटमेंट है, माओ, रोजा लग्जमबर्ग, देन लुइस ऑल्थ्रेसर, देन उसके बाद कार्ल मार्क्स। तो किन की स्टेटमेंट, ये हम कर चुके हैं। जो मार्क्स है वो प्रोडक्शन को प्राइमरी एक्टिविटी मानते हैं, ठीक है, प्रोडक्शन को सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी मानते हैं, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देन नेक्स्ट आता है थिंकर दिए हुए हैं, उसके बाद थियरीज दी हुई है, ठीक है। ये सारे मार्क्सिस्ट थिंकर दिए हुए हैं, माओ सेतुंग, देन लेनिन, मार्क्स, स्टालिन, ठीक है। तो माओ की कल्चरल रिवॉल्यूशन है, सबको पता है, ठीक है। उसके बाद जो लेनिन है वो कम्युनिस्ट पार्टी को वैनगार्ड बनाते हैं, जो प्रोलिटेट की। उसके बाद मार्क्स है वो प्रोलिटेट डिक्टेटरशिप की बात करते हैं, और स्टालिन जो है वो वन कंट्री सोशलिज्म की बात करते हैं, ठीक है। तो 86 का हमारा ऑप्शन क्या बन गया, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट, जो मार्क्स थियरी ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन है वो ट्रू है, ठीक है, कि मार्क्स की जो थियरी है कॉन्ट्राडिक्शन की, उसके लिए कौन सा ट्रू है वो हमें बताना है। तो कॉन्ट्राडिक्शन, सॉरी एक सेकेंड, ये मार्क्स की थियरी नहीं है, माओ की थियरी है, ठीक है। यहाँ पे माओ करना गलती से टाइप हो गया। जो माओ की थियरी ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन है उसके बारे में हमें बताना है। कॉन्ट्राडिक्शन आर यूनिवर्सल एंड ऑल टाइम इन ऑल सोसाइटी, बिल्कुल सही है। माओ कहते हैं कि कॉन्ट्राडिक्शन हमेशा यूनिवर्सल है और हमेशा रहेंगी सभी सोसाइटीज के अंदर, ये कहते हैं। उसके बाद है एंटागोनिस्ट कॉन्ट्राडिक्शन एग्जिस्ट अमंग द होस्टाइल क्लासेस इन द टर्म ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रोडक्टिव फोर्सेज। जो एंटागोनिस्ट कॉन्ट्राडिक्शन है वो होस्टाइल जो क्लासेस हैं आपस में जो लड़ती रहती है उनके बीच में होती है, ठीक है। और एंटागोनिस्ट कॉन्ट्राडिक्शन होती है वो जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्राडिक्शन है और जो हमेशा रहेंगी और जिसके बीच में हमेशा वॉयलेंस होगा, फिर ठीक है, उसे सॉल्व करने के लिए हमेशा वॉयलेंस होगा, वो ये कहते हैं। तो वो कहते हैं जो एंटागोनिस्ट कॉन्ट्राडिक्शन एग्जिस्ट अमंग द होस्टाइल क्लासेस, जो एंटागोनिस्ट कॉन्ट्राडिक्शन है वो होस्टाइल क्लासेस के बीच में होंगी, और किस टर्म्स में होंगी, कि जो ओनरशिप है प्रोडक्टिव फोर्सेस की वो किसके पास है, ठीक है, उसकी बात करते हैं। तो बिल्कुल सही है बी स्टेटमेंट भी। ओके, नेक्स्ट मूव करें। नेक्स्ट आता है नॉन एंटागोनिस्ट कॉन्ट्राडिक्शन कुड एग्जिस्ट अमंग पीपल विच कुड रिजोल्व विदाउट रिजोर्टिंग टू वार, बिल्कुल सही है कि जो नॉन एंटागोनिस्ट कॉन्ट्राडिक्शन है उसे हम बिना वॉयलेंस के भी सॉल्व कर सकते हैं, जो लोगों के बीच में होती है, ठीक है। उसके बाद है कॉन्ट्राडिक्शन हैव नो प्लेस इन सोशलिस्ट सिस्टम, ये गलत है। वो कहते हैं कि कॉन्ट्राडिक्शन तो यूनिवर्सल है, वो हर सिस्टम में होंगी, तो सोशलिस्ट सिस्टम में क्यों नहीं होंगी, कॉन्ट्राडिक्शन हमेशा रहेंगी, ठीक है, जिसके लिए वो कॉन्टिन्यूअस रिवोल्यूशन की भी बात करते हैं। तो ए बी सी बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। देन नेक्स्ट फिर से असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है। फॉर जॉन लॉक नेचुरल राइट आर प्रोडक्ट ऑफ नेचर, सही है। लोग जो है वो नेचुरल राइट की बात करते हैं जो कि प्रोटेक्ट है नेचर का, बिल्कुल सही है। उसके बाद है स्टेट हैज टू प्रोटेक्ट एंड सेफ गार्ड दीज राइट, बिल्कुल सही है। स्टेट को नेचुरल राइट इंश्योर करने चाहिए, उन्हें प्रोटेक्ट करना। देखो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं ना आपस में, मुझे खुद लगता है कि क्वेश्चन सेम ही आ रहे हैं, ठीक है। आपको भी लगने लगेगा जब आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, उन्हें लिख लिख के, मतलब आपके माइंड में जब वो चीजें सेट हो जाएंगी तो आपको लगेगा हाँ ये तो पढ़ा हुआ है, ये आ रहा है, आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होने लगेगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है और वो उसका रीजन भी दे रही है। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू अबाउट एरिस्टोटल थियरी ऑफ स्टेट, जो एरिस्टोटल की थियरी ऑफ स्टेट है उसके बारे में सही नहीं है, वो हमें बताना है। ऑर्गेनिक कॉन्सेप्शन ऑफ स्टेट, देन स्टेट एज अ मैग्निफाइड इंडिविजुअल, देन राइट ऑफ द इंडिविजुअल कैन एग्जिस्ट ओनली एज अ मेंबर ऑफ अ स्टेट, देन देर इज अ नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द एंड ऑफ इंडिविजुअल एंड द एंड ऑफ द स्टेट, ठीक है।
तो पहली बिल्कुल सही है कि वो ऑर्गेनिक कॉन्सेप्शन देते हैं, ठीक है। स्टेट को वो एक ऑर्गेनिक एंटिटी मानते हैं, ऑर्गेनिक कॉन्सेप्शन देते हैं स्टेट का। उसके बाद है स्टेट एज मैग्निफाइड इंडिविजुअल, ये भी सही है। देन उसके बाद राइट ऑफ इंडिविजुअल कैन एग्जिस्ट ओनली एज अ मेंबर ऑफ स्टेट, ये गलत स्टेटमेंट, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके बाद है देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द एंड ऑफ इंडिविजुअल एंड एंड ऑफ द स्टेट, बिल्कुल सही बात है कि जो इंडिविजुअल के ऑब्जेक्टिव है और जो स्टेट का ऑब्जेक्टिव है मतलब एंड है, उसके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, दोनों को सेम ही एंड है, ठीक है। तो हमारा गलत ऑप्शन क्या होगा, सी ओनली, ठीक है। तो ये सी हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद है मैकेवली इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट मॉडर्न थिंकर बिकॉज, मैकेवली को पहला मॉडर्न थिंकर कहा गया, क्यों? ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं अभी, ठीक है, मैं बोल चुकी हूँ इसका आंसर। सेपरेशन ऑफ एथिक्स एंड रिलीजन फ्रॉम द पॉलिटिक्स, यही सही स्टेटमेंट है। उन्होंने एथिक्स और रिलीजन को पॉलिटिक्स से अलग किया है, ठीक है, इसलिए उन्हें मॉडर्न थिंकर कहा है। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट होब्स वॉज रॉन्ग, जो होब्स के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है वो हमें बताना है। स्टेट ऑफ नेचर वॉज प्री पॉलिटिकल एंड प्री सोशल, बिल्कुल सही है। वो कहते हैं कि वो स्टेट ऑफ नेचर है वो प्री पॉलिटिकल और प्री सोशल है। उसके बाद है सॉवरन वॉज पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, ये गलत है, वो ऐसा बिल्कुल नहीं कहते। सोवरन पार्टी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट की, ठीक है, जो इंडिविजुअल के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था सोवरन को बनाने में, तो सोवरन उसकी पार्टी नहीं है, ठीक है। होब्स खुद कहते हैं अपनी लेवियाथन जो उनकी बुक है 1651 की, उसके अंदर कि सोवरन उसका पार्ट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट का। उसके बाद है ह्यूमन नेचर वॉज डोमिनेटेड बाय द, तो हमारा ऑप्शन नहीं पूछा था रॉन्ग, तो बी ऑप्शन सही है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है ह्यूमन नेचर वॉज डोमिनेटेड बाय एक्सटेंसिव इंस्टिंक्ट, पॉजिटिव इंस्टिंक्ट, देन लव ऑफ ग्लोरी, बिल्कुल सही है कि ह्यूमन नेचर के अंदर ये इंस्टिंक्ट होती है और उसके बाद उसके अंदर ग्लोरी की लव होती है, लव होता है ग्लोरी के लिए। उसके बाद है मैन इन द स्टेट ऑफ नेचर वॉज सॉलिटरी, नेस्टी एंड ब्रूटिश शॉर्ट, ये भी सही है कि मैन स्टेट ऑफ नेचर के अंदर सॉलिटरी था, नेस्टी था, ब्रूटिश था, शॉर्ट था, ठीक है, उसे आपस में लड़ रहे थे, हर आदमी दूसरे आदमी से लड़ रहा था, ठीक है। नेक्स्ट आता है जॉन लॉक कॉन्ट्रीब्यूशन चीफली लाई इन, जो जॉन लॉक का कॉन्ट्रीब्यूशन है वो किस में है, ठीक है, उनकी कौन कौन सी थियरी है। तो कंसेंट थियरी है, हमने पहले पढ़ लिया ये बात, कॉन्सेंट थियरी है। देन उसके बाद लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करते हैं, बिल्कुल सही है। द थियरी ऑफ स्टेट एज कॉर्पोरेट, ये गलत है, उन्होंने ऐसी थियरी नहीं दी है, कॉर्पोरेट बॉडी नहीं बनाया। ऑर्गेनिक कॉन्सेप्शन ऑफ स्टेट, ये भी गलत है, उन्होंने स्टेट को ऑर्गेनिक नहीं माना है। तो ए और बी सही है, किसमें दिया हुआ है, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, जिसमें ए और बी करेक्ट है। उसके बाद फिर से मैच है, कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, थिंकर दिए हुए हैं, ठीक है। तो वेल ऑफ इग्नोरेंस ये हम पढ़ चुके हैं किसका है, देन एलियनेशन भी पढ़ चुके हैं। आप सभी को आनी चाहिए ये, ठीक है, मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं ये सब करवा चुकी हूँ, आपके माइंड में होनी चाहिए। मैंने पहले ये क्वेश्चन करवा दिए हैं, जो लास्ट लेक्चर है उसके अंदर भी और इसमें भी काफी रिपीट हो चुके हैं। तो पहला जो वेल ऑफ इग्नोरेंस है वो जॉन रोल्स का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उसके बाद जो एलियनेशन की थ्योरी वो कार्ल मार्क्स ने दी है, ठीक है, ये सबको पता है। देन पीस मील सोशल इंजीनियरिंग, ये कार्ल पॉपर की थ्योरी है, ठीक है। देन नाइट वॉचमैन स्टेट, ये रॉबर्ट नोजिक है, ये तो कितनी बार आ चुका है मैं खुद ही नहीं मतलब बता सकती आपको। A3B4, ओके, तो हमारी करेक्ट स्टेटमेंट सी है, ठीक है, C1D2। उसके बाद है डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, जो कार्ल मार्क्स का डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म है वो क्या कहता है ये हमें बताना है। मैटर इज इन द स्टेट ऑफ मोशन, बिल्कुल सही है, कार्ल मार्क्स कहते हैं कि मैटर हमेशा स्टेट ऑफ मोशन के अंदर है, ठीक है, क्योंकि डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म की बात करते हैं, ठीक है, वो कि मतलब हमेशा मोशन चलता रहता है, थीसिस बनती है, एंटी थीसिस बनती है, जब तक कि रैशनल ना बन जाए ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। उसके बाद है मोशन इन द मैटर इज ड्यू टू द प्रेशर ऑफ एनवायरमेंट, बिल्कुल सही है, जो एनवायरमेंट का प्रेशर है उसकी वजह से मोशन चलता रहेगा। उसके बाद है लॉज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, ये गलत है, मार्क्स ऐसा नहीं कहते, वो सिर्फ क्वांटिटेटिव मानते हैं। ये लेनिन की बात है कि बहुत क्वालिटेटिव भी है और क्वांटिटेटिव भी है, ठीक है। उसके बाद है कॉन्फ्लिक्ट इन द मैटर इज कॉन्टिन्यूअस एंड एंडलेस, बिल्कुल सही है। तो जो सी स्टेटमेंट है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन अभी पूरा नहीं है, नेक्स्ट में पढ़ते हैं क्या पूछा हुआ है। आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर, जो करेक्ट है वो हमें बताना है। ओके, एक सेकंड पीछे देखते हैं क्या है। ए, बी एंड डी हमारा करेक्ट है, तो इसमें ऑप्शन ए होगा, ठीक है। ये मैंने गलत डी लिखना था यहाँ पे,
टाइपिंग मिस्टेक है, तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट रिगार्डिंग जेएस मिल। जेएस मिल के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये हमें बतानी है। स्टेट इज जस्टिफाइड इन कन्फर्मिंग इटसेल्फ टू द लिमिटेड फंक्शन, देन वेलफेयर पॉलिसीज आर मोर इम्पोर्टेंट। उसके बाद है स्टेट इंटरवेंशन इनटू द सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन इज जस्टिफाइड। उसके बाद स्टेट इंटरवेंशन इनटू द अदर रिगार्डिंग एक्शन इज जस्टिफाइड। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट गलत है, स्टेट इज जस्टिफाइड कन्फर्मिंग इटसेल्फ टू लिमिटेड फंक्शन, गलत है। उसके बाद है जेएस मिल लिमिटेड फंक्शन नहीं कहते। उसके बाद है वेलफेयर पॉलिसीज आर मोर इम्पोर्टेंट, ये भी गलत है। उसके बाद स्टेट इंटरवेंशन इनटू द सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन इज जस्टिफाइड, ये भी गलत है। स्टेट का इंटरवेंशन सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन में नहीं मानते वो। उसके बाद स्टेट इंटरवेंशन इन अदर रिगार्डिंग एक्शन जस्टिफाइड, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो हमारी डी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देन उसके बाद for whom ideas not the material condition of production are effective causes of revolution, इनमें से किन की आइडियाज इंपॉर्टेंट है, मटेरियल कंडीशन ऑफ प्रोडक्शन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है किसी भी रिवॉल्यूशन के लिए। ठीक है, तो किन की स्टेटमेंट है ये हम कर चुके हैं। ठीक है, कार्ल मार्क्स, देन लेनिन, उसके बाद है एंगल्स एंड स्टैलिन। तो इसका करेक्ट आंसर लेनिन है, हम सब कर चुके हैं ये आंसर, अभी मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी दोबारा। और मतलब कि लेनिन ये भी कहते हैं, वो आइडियोलॉजी को ज्यादा इम्फेसाइज करते हैं। मार्क्स है जैसे प्रोडक्शन की कंडीशन को इम्फेसाइज करते हैं, जो लेनिन है वो आइडियोलॉजी को ज्यादा इम्फेसाइज करते हैं। वो कहते हैं कि रिवॉल्यूशन लाने के लिए आइडियोलॉजी चाहिए। ठीक है, उस तभी रिवॉल्यूशन आएगा। उसके बाद 97 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉल्स विद रेस्पेक्ट टू द प्लेटोज आइडिया। जो प्लेटो का जो आइडिया की थ्योरी है उसके बारे में जो प्लेटोज के आइडिया है उसके बारे में फॉल्स स्टेटमेंट कौन सी है। ठीक है, ये बताना है हमें। डिवीजन ऑफ फंक्शन डज नॉट रेस्ट ऑन द डिफरेंस ऑफ एप्टीट्यूड, देन स्टेट इज अज्यूम्ड टू बी मेयरली इंडिविजुअल राइट क्लास, देन एथेनियन वुमेन वर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स, देन इग्नोरेंस एंड इनकॉम्पिटेंस ऑफ पॉलिटिशियन इज काज ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, तो हमें ये बताना कि कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। तो पहली स्टेटमेंट फॉल्स है। सबसे पहले देखो, डिवीजन ऑफ फंक्शन डज नॉट रेस्ट ऑन डिफरेंस ऑफ एप्टीट्यूड, यही स्टेटमेंट गलत है। प्लेटो कहते हैं कि जस्टिस तभी होगा जब एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग वो काम करेगा। ठीक है, कोई भी पर्सन एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग जब काम करेगा, उसकी स्पिरिट किस चीज की, मतलब क्या चीज उसके अंदर डोमिनेट करती है, उसके अकॉर्डिंग काम करेगा, तो वो ही जस्टिस तभी होगा। तो डिवीजन ऑफ फंक्शन उस पे बेस होगा। तो पहली स्टेटमेंट ही गलत हो गई, तो हमारा आंसर भी पहला ही है। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट हमने कल पढ़ी थी, जो लास्ट क्लास थी उसके अंदर पढ़ी थी कि जो इंडिविजुअल है वो स्टेट इज इंडिविजुअल्स राइट क्लास। जो स्टेट है वो इंडिविजुअल की ही जो बड़ी इमेज है वो है। ठीक है, उसके बाद एथेनियन वुमेन आर नॉट अलाउड टू ये एथेनियन वुमेन अलाउड नहीं थी पॉलिटिक्स के अंदर पार्टिसिपेट के लिए। उसके बाद इग्नोरेंस एंड इनकॉम्पिटेंस ऑफ पॉलिटिशियन इज काज ऑफ डेमोक्रेसी, ये भी सही है। इग्नोरेंस जो था डेमोक्रेसी के अंदर जो पॉलिटिशियन थे उनका, उसके बाद उनका इनकॉम्पिटेंस, वो उसकी जो डेमोक्रेसी है वो डेड हो जाती है उसी की वजह से। ठीक है, उसके बाद है मतलब डेमोक्रेसी के अंदर वो डेमोक्रेसी को क्रिटिसाइज करते हैं, जैसे प्लेटो है वो उसे गलत मानते हैं। तो वही कहते हैं कि उनके अंदर जो पॉलिटिशियन है वो इग्नोरेंस से भरे हुए हैं, इनकॉम्पिटेंट है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रूल ऑफ एरिस्टोटल। जो एरिस्टोटल का कॉन्स्टिट्यूशनल रूल है उसके बारे में ट्रू कौन सा नहीं है। रूल इन पब्लिक इंटरेस्ट सही है बिल्कुल। उसके बाद लॉफुल रूल बिल्कुल सही है। गवर्नमेंट ऑफ लिविंग सब्जेक्ट, देन ये भी सही है। उसके बाद इनकंसिस्टेंट विद द डिग्निटी ऑफ सब्जेक्ट, ये गलत है। जो सब्जेक्ट है उनकी इनकंसिस्टेंसी कैसे हो सकती है, उनकी कंसिस्टेंट होगी। ठीक है, उनकी कॉन्सेंट होंगी। ठीक है, तो डी स्टेटमेंट हमारा आ जाएगा, ये फॉल्स है। ठीक है, उसके बाद है हु अमंग द फॉलोइंग नोट द एग्जिस्टेंस ऑफ लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड फेडरेटिव पावर ऑफ स्टेट। जो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और फेडरेटिव पावर है स्टेट की, वो इनमें से किन्होंने बताई है। हॉब्स, लॉक, रूसो, जे बेंथम। तो किनकी है ये, जॉन लॉक ने बताई है, जो फेडरेटिव, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर है उनकी बारे में। ठीक है, नेक्स्ट आता है फॉर जेएस मिल विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। जेएस मिल के लिए इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है। प्लेजर, प्रीफर, इनक्वालिटी की जो प्लेज डिफर है यहाँ पे, सॉरी डिफर इन क्वांटिटी। ठीक है, DIFF
ईयर। जो प्लेजर है वो डिफर करता है क्वालिटी के अंदर, ठीक है। कोई प्लेजर ज्यादा हायर क्वालिटी का होता है, कोई लोअर क्वालिटी का होता है, मिल्क कहते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है। उसके बाद द फेलिसिफिक कैलकुलेशन इज एब्सकर्ड, ये भी सही, ये भी बिल्कुल सही है। वो कहते हैं कि जो फेलिसिफिक जो कैलकुलेशन है वो एब्सकर्ड है, वो बेतुकी बात है, क्योंकि जेएस मिल मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया, बेंथम का जो फेलिसिफिक कैलकुलेशन है उसे रिजेक्ट करते हैं, ठीक है, उससे सब्सक्राइब नहीं करते हैं। उसके अपोजिट में बोलते हैं कि हम जो प्लेजर है उसे सब्जेक्टिवली अकॉर्ड कर सकते हैं, जो ऑब्जेक्टिवली उन्हें बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है द प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी इज द फाइनल एंड ऑफ द लाइफ, ये गलत है, ठीक है। जो फाइनल एंड है वो लाइफ का यूटिलिटी नहीं है, वो कहते हैं लाइफ का फाइनल एंड है वो डिग्निटी है, ठीक है, इंडिविजुअल की। यूटिलिटी की बात नहीं करते फाइनल एंड में। उसके बाद है लिबर्टी कंसिस्ट इन डूइंग व्हाट वन डिजायर, बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसमें से नॉट ट्रू पूछा था तो ये सही है, ठीक है। जो आप सोच रहे होंगे लास्ट में 3 और 2 क्यों लिखा हुआ है, तो ये जो है पहले पेपर 2 होते थे, ठीक है। जो पेपर सेकंड होता था उसकी जगह पे 2 पेपर होते थे, एक तो पेपर 1 होता था, देन दूसरे जो होते थे वो 2 और 3 होता था, ठीक है, जो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड थे। तो जो 3 है वो तीसरे पेपर को बताता है और जो 2 है वो जो दूसरा पेपर है उसके बारे में बताता है, ठीक है। और अभी हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, और अगर आपने ये क्वेश्चन भी कर लिए हैं तो यूं समझो कि 10 में से आप 8 क्वेश्चन बिल्कुल अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि 2 तो आउट ऑफ बॉक्स हर साल आते हैं और रिपीट नहीं होते, और जो क्वेश्चन बचते हैं वो रिपीट ही होते हैं लास्ट ईयर में, ठीक है। आई होप आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, और जितने भी क्वेश्चन है आप उन्हें बार बार रिवाइज करें, और क्योंकि ये आपके माइंड के लिए ये हमारी जो थॉट है उसे पूरा करने के लिए बहुत जरूरी क्वेश्चन है, ठीक है। इनमें से लास्ट में रिपीट हो ही जाएगा, क्योंकि थॉट का ये होता है कि हम कितना भी पढ़ लें हमें नहीं आता है, लास्ट में हमें यही होता है कि पता नहीं कहाँ से आ जाएगा। तो सबसे बेस्ट वे यही है, अब हमारे पास 10 दिन ही बचे हैं, कि जो लास्ट ईयर आ चुके हैं उन्हें हम रिवाइज करें बार बार, ठीक है। और जो क्लास का पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगी, आप पॉलिटिकल योद्धा नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसे सर्च भी कर सकते हैं। और पेपर से पहले सभी पीडीएफ को डाउनलोड करके उन्हें रिवाइज जरूर करना, ठीक है, क्योंकि पेपर में आपको इन क्वेश्चन से बहुत हेल्प मिलने वाली है। और आपका किसी भी क्वेश्चन को अभी जैसे रिवाइज कर रहे हो तो अटेम्प्ट करने का अभी जो लगा रहे हो उसका क्या तरीका होना चाहिए, हर ऑप्शन पे आपको गौर फरमाना है कि इस बारे में ये कहा है, कौन सा गलत है, क्यों गलत है, हर चीज को हमें अच्छे से देखना है, उसके हर एक एंगल से हमें देखनी है कि ये स्टेटमेंट गलत है तो क्यों गलत है, क्यों सही क्या हो सकती है, ऐसा क्यों नहीं कहा उन्होंने, कहाँ से रिलेट करने हैं उनकी थ्योरी से, कौन सी थ्योरी से। आपको इन चीजों से बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। मैं अपने एक्सपीरियंस से ये बात शेयर करती हूँ यहाँ पे, ठीक है। आई होप आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी। इसी गुड नोट के साथ मैं अपनी क्लास एंड करती हूँ, ठीक है। थैंक यू ऑल। अगर क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। Thank you so much.